नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन चैनल अपब्राइट क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ और वहाँ पे इतिहास का पहला वंश जो हर्यंक वंश था उसने कैसे स्थापना की। उसके बाद उस वंश का अंत करके शिशुनाग वंश की स्थापना कैसे हुई और शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना कैसे हुई। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर किस तरह मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और इतिहास में पहली बार सम्राट की उपाधि धारण करने वाला शासक बना। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य। अब इसका पहला जो राजा था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उसके बाद बिंदुसार बैठता है गद्दी पर और वो 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन करता है। बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। उसके बाद बिंदुसार के 100 पुत्र माने जाते हैं, जिसमें अशोक सबसे छोटा रहता है और अशोक अन्य पुत्रों को हराकर गद्दी पे बैठता है और अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन करता है। इसके बाद जो राजा हुए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उनका शासन का समय कम है और उन्होंने कुछ ऐसा बड़ा अचीवमेंट नहीं किया था। बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो इसका जन्म जो है 340 ईसा पूर्व में मगध में हुआ था, जबकि मृत्यु श्रवण बेलगोला पर्वत पे 298 ईसा पूर्व में हुई थी। इनके माता का नाम मुरा या मोरा था, संतान का नाम इनके बिंदुसार था और उपाधि इन्होंने सम्राट की ली थी। और राज्य सीमा जो थी वो दक्षिण के कुछ भाग को छोड़ के इन्होंने संपूर्ण भारत पे क्या किया था, अधिकार प्राप्त किया था। शासन काल इनका रहा 322 से 298 ईसा पूर्व तक। ठीक, देखिए अलग अलग लेखों में अलग अलग स्रोतों में इनके बारे में एक चीज मिलती है, वो है ये कि ये कौन से जाति के थे। जैसे अगर हम बौद्ध धर्म के ग्रंथों की बात करें तो उसमें इनको क्षत्रिय बताया गया है, जबकि अन्य ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में या अन्य ग्रंथों में इन्हें किसी में शूद्र और किसी में वैश्य बताया गया। तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चीजें वर्णित है। यूनानी लेखकों द्वारा एंड्रोकोटस एवं सेंड्रोकोट्स नाम से विदित चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य का ही अन्य नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य था की सहायता से मगध में नंदों का उन्मूलन कर 322 में क्या किया था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इसने उत्तर पश्चिम भारत से सिकंदर द्वारा नियुक्त यूनानी गवर्नर को भगाकर यूनानी दास्ता से मुक्त कराया था। देखिए जब ये गद्दी पर बैठा, इसके पहले क्या था, घनानंद का शासन था और हमने घनानंद के टाइम में पढ़ाया था कि घनानंद के ही शासन के अंतिम दिनों में क्या हुआ था, सिकंदर भारत पर आक्रमण करा था और भारत के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला था। तो सिकंदर के जो यूनानी गवर्नर थे उसको उत्तर पश्चिम से क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर भारत से बाहर भगा दिया और भारत को क्या किया, दास्ता से मुक्त कर दिया। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर जो था वो अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का सेनापति था, उसको पराजित करके और उसकी बेटी से क्या किया था, शादी कर लिया था। सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में क्या दिया था, एरिया नाम था उस समय काबुल का, अराकोसिया यानी कांधार का प्रदेश जो अभी अफगानिस्तान में है, जेंड्रोसिया मकरान जो जिसे कहा जाता है, और पेरिपेमिसादाई दिया था जिसे अभी हेरात के नाम से जाना जाता है। ये सारे प्रदेश उसे क्या किए थे, दहेज में दिए थे। तो क्या किया इसने, 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हरा के उसकी लड़की से क्या किया, इसने शादी कर लिया और दहेज में ये सारे प्रदेश प्राप्त कर लिए। सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था मेगस्थनीज, वो क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और बाद में बिंदुसार के समय दूसरा राजपूत डायमेकस भी भारत में आया था।
इंडिका। इससे मौर्यों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है कि मौर्य साम्राज्य कैसा था, वहाँ पे व्यवस्था कैसी थी, उसके राजा कैसे थे। ये सारी बातें हमें मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती हैं। देखिए सिंपल बात अगर हम आपको बताएं तो मौर्य साम्राज्य जो है वो बहुत बड़ा है। उसको आप अगर पढ़ने बैठेंगे तो वो काफ़ी डीप है और काफ़ी ब्रॉड है। लेकिन हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि हम किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, इस तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लिमिटेड पढ़ना पड़ेगा। आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी पढ़ानी पड़ेगी कि हमने उतना पढ़ना है जितने से एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, या इस कंटेंट से एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, किस टाइप के आए हैं, या कितने आ सकते हैं। पढ़ने बैठेंगे अगर आप बहुत डीप स्टडी, तो आप पीसीएस के लिए करिए, आईएएस के लिए करिए, या फिर नेट जीआरएफ अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मौर्य साम्राज्य को बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आज हम आपको उतना कंटेंट दे रहे हैं जितने से सीटेट, एसएससी, रेलवे, सुपर टेट या किसी अदर स्टेट के टेट में इससे क्वेश्चन पूछता है। तो हमने अभी आपको बताया कि सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और उसकी एक प्रसिद्ध किताब थी इंडिका, जिसमें मौर्य के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ देखने को मिलता है। और सेल्यूकस का ही दूसरा राजपूत किसके समय में आएगा, वो आएगा बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। उसके समय में डायमेकस भी एक राजदूत था सेल्यूकस का जो आता है। पश्चिम भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार का ज्ञान रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक, पश्चिम भारत में चंद्रगुप्त, देखिए किसी भी इतिहास को हम प्रमाणित तब मानते हैं अगर हमें पुरातत्व स्रोत मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रमाणित स्रोत पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा जो खोजे जाते हैं वो बात, और अगर किसी लिखित स्रोत में मिलती है अगर कोई बात, लिटरली जो सोर्सेज होते हैं अगर उसमें कोई बात मिली और वही चीज़ें हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से भी मिल जाती हैं और दोनों बात टैली कराई जाती है, तो माना जाता है कि ये चीज़ें 100% सही हैं। तो रुद्रदामन का जो अभिलेख है उससे क्या मिलता है, हमें ये जानकारी मिलती है कि मौर्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने क्या किया था, पश्चिम भारत में अधिकार किया था। इसमें क्या वर्णित है कि गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य के पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक, उसने जीवन के अंतिम समय क्या किया था, जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और श्रवणबेलगोला पर्वत पर निराहार समाधि प्राप्त की थी और अपने प्राणों का त्याग किया था। निराहार समाधिस्थ क्या होता है, संलेखना पद्धति होती है जैन धर्म की। जैन धर्म में हमने आपको बताया था, इसने अपने जीवन के अंतिम समय में इसी पद्धति को अपना लिया और इसने क्या किया, इस पद्धति के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो मेगास्थनीज, हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या क्या पढ़ा कि ये 322 ईसा पूर्व में किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से बैठा। कहाँ पे बैठा, मगध की गद्दी पे। किसको हरा के, तो घनानंद को हरा के। और क्या किया इसने, फिर बाद में सेल्यूकस निकेटर जो था सिकंदर का सेनापति, उसे हराकर उसकी पुत्री से क्या किया, शादी किया, जिसके फलस्वरूप उसे 4 प्रांत दहेज में मिले। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था मेगास्थनीज, वो क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और उसने एक किताब लिखी इंडिका, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार पश्चिम में भी था, इस बात की जानकारी हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। इसमें यह पता लगता है कि उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया है। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई और कहाँ हुई, श्रवणबेलगोला पर्वत पे हुई। उसने अपने जीवन के अंतिम दिन में क्या अपना लिया था, जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। इतने से टॉपिक, ये जो टॉपिक है इसका कंटेंट जो हमने प्रोवाइड किया, इससे 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य कब बैठा था गद्दी पे, दूसरा मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, तीसरा मेगास्थनीज किसका राजदूत था, ठीक, सेल्यूकस निकेटर कौन था, उसने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था,
ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? सुदर्शन झील के बारे में जानकारी किससे मिलती है? ठीक। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिन में किस धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं हम बिंदुसार की, जो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। इसका शासन का समय है 297 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। देखिए इससे क्वेश्चन कम पूछता है, तो हमने लिमिटेड कंटेंट प्रोवाइड करना चाहा है आपको, जितने से क्वेश्चन पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार, अमित्र घात भी इसका नाम कहा जाता है। यूनानी लेखन में उसे क्या कहा है? अमित्रोचेस्टम कहा गया है, और जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया। ये क्वेश्चन पूछा है कि सिंहसेन किसे कहा गया है? तो सिंहसेन कहा गया है बिंदुसार को, और किस ग्रंथ में कहा गया है? जैन ग्रंथों में। इसके काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसका क्रमशः अशोक और सुसीम ने दमन किया। सुसीम जो था वो बिंदुसार का सबसे बड़ा लड़का था, और अशोक जो था वो छोटा था। अशोक ने क्या किया था? अपने अन्य भाइयों को हराकर गद्दी पाई थी। बिंदुसार ने यूनानी शासक एंटियोकस से पत्र लिखकर मीठी शराब, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। इसे हराया था और एंटियोकस से क्या किया था? 3 चीजें मांगी थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि कौन सी 3 चीजें मांगी थी। तो एक था मीठी शराब, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। मिस्र का राजदूत डायोनिसियस भी इसके दरबार में आया था। ठीक। अब बात करते हैं मौर्यों के सबसे ज्यादा शक्तिशाली और महान सम्राट अशोक की। तो अशोक बिंदुसार के मृत्यु के उपरांत 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। अशोक स्वयं को बुद्ध शाक्य कहता था। ठीक। अशोक ने क्या किया? हमने बताया कि अपने अन्य भाइयों को हराकर तब ये गद्दी पाई थी। बहुत ही संघर्ष के बाद अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा थे, जो विदेश के श्रेणी देवी से उत्पन्न हुए थे। विदिशा की श्रेणी देवी से उत्पन्न हुए थे। इसकी जानकारी हमें सिंघल ग्रंथ से प्राप्त होती है। ठीक। अशोक के बारे में तो 90% जानकारी उसकी अभिलेख, शिलालेख और स्तंभ लेखों से ही मिल जाती है। ठीक है। उसके कौशाम्बी अभिलेख में एकमात्र पत्नी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि अशोक की पत्नी का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो कौशाम्बी के अभिलेख में मिलता है। अब अशोक के अभिलेख में क्या कहा गया है? देवा नाम प्रियम कहा गया है अशोक को, यानी देवताओं का प्रिय माना जाता है अशोक को। अशोक के द्वितीय शिलालेख में चोल, पांड्य, केरल पुत्र, सतियु पुत्र एवं ताम्र पर्णी का अशोक के पड़ोसियों के रूप में उल्लेख हुआ है। देखिए इसके अभिलेखों से ही हमने क्या बताया कि इसकी 90% जानकारी मिलती है। मॉस्की, गुर्जरा, उडेगोलम एवं नेतुर के अभिलेखों में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। अन्य में उसे देवानाम प्रियम, प्रियदर्शी राजा कहा गया है। ठीक। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के गुजरात के प्रांतपति माफ करिएगा, हाँ, क्या कहा गया है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में प्रांतपति में भी इसका उल्लेख मिलता है। ठीक। अब बात करते हैं अशोक ने 8वें वर्ष अपने राज्याभिषेक के क्या किया था? कलिंग पे आक्रमण। देखिए एकमात्र विजय थी अशोक की, लेकिन इसमें उसने अपना सारा पराक्रम दिखा दिया। इसके बाद उसे युद्ध करने की जरूरत नहीं हुई, वो चक्रवर्ती सम्राट खुद ही बन गया था। क्यों? क्योंकि वो एक बार बता देता था कि मैं वही अशोक हूँ जिसने कलिंग जीता था। उसने क्या किया? इस युद्ध में इतना ज्यादा हिंसा देख ली थी कि उसके बाद उसने युद्ध न करने की कसम खाई थी, और उसके बाद उसने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। उसके शासन में क्या हुआ? उसने कर को कम कर दिया, प्रजा को जितना सुख दे सकता था उतना देने की कोशिश की, और लेकिन और साथ ही अगर कोई राजा उस पर आक्रमण करना चाहता था, वो ये याद रहता था कि मैं वही अशोक हूँ जिसने कलिंग को जीता था।
कलिंग उस टाइम बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था और उसे जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था, लेकिन उसने क्या किया था, कलिंग पे विजय प्राप्त की थी। ठीक, उसके बाद उसने क्या किया, उपगुप्त ने उसे क्या किया, बौद्ध धर्म के लिए दीक्षित किया। उसने बुद्ध के जीवन संबंधित स्थानों की यात्रा की। उसने प्रथम यात्रा कहाँ की, बोध गया में की। 10वें वर्ष में उसने कहा कि बोध गया की यात्रा कब की थी, 10वें वर्ष की थी, यानी कलिंग जीतने के 2 वर्ष बाद। 20वें वर्ष में उसने क्या किया था, लुम्बिनी की यात्रा की थी और वहां भूमि कर 1/6 से घटा के 1/8 कर दिया था। धर्म महामात्रों की नियुक्ति अभिषेक के 13वें वर्ष में अशोक द्वारा की गई थी। ठीक, अब बात करते हैं अशोक के शिलालेख, अभिलेख और स्तंभ लेखों की। ठीक, अशोक के 14 शिलालेख हैं जो 8 अलग अलग जगहों से मिले हैं। ठीक है, पहला शिलालेख है धौली का, यह उड़ीसा के पुरी जिला में स्थित है। दूसरा है शाहबाजगढ़ी में, यह पाकिस्तान के, मतलब यहाँ से अभिलेख मिले हैं, धौली से मिला है। ठीक, शाहबाजगढ़ी से, मानसेहरा से मिला है जो पाकिस्तान में है, कालसी से मिला है, ये अभी कहाँ है, देहरादून में। जौगढ़ से, ये उड़ीसा में है। सोपरा से, देखिए उड़ीसा कलिंग जो था ना वो उड़ीसा में ही, उड़ीसा ही था मतलब उस टाइम का। सोपरा जो है वो महाराष्ट्र में, वहां से मिला है। एक एरागुड़ी से मिला है और गिरनार से। 8 जगहों से इसके 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। फिर अब बात करते हैं अभिषेक अशोक के शिलालेख और उसके विषय में। तो पहले शिलालेख में क्या पूछा है, पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में क्या बताया गया, समाज कल्याण, मनुष्य और पशु चिकित्सा के बारे में। तीसरे शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसके राज्य में प्रादेशिक राजूक युक्तों को हर 5 वर्ष में धर्म प्रचार हेतु भेजा जाता था। देखिए इस शिलालेख से क्वेश्चन आ चुका है कि किस शिलालेख में उसके धर्मयुक्तों के बारे में, धर्म प्रचार के बारे में वर्णित है। चौथे में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा, जो बौद्ध धर्म का धम्म होता था। 5वें में धर्म महामात्रों की नियुक्ति। 6ठे में आत्मनियंत्रण की शिक्षा। 7वें व 8वें में अशोक द्वारा तीर्थ यात्राओं का वर्णन। ठीक, 7वां सबसे लंबा अभिलेख है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा है कि सबसे लंबा अभिलेख अशोक का कौन सा है। 9वें शिलालेख में क्या बताया गया है, सच्ची भेंट, सच्चे शिष्टाचार का वर्णन किया गया है। 10वें में क्या बताया गया है, राजा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। उसके बाद 11वें में धम्म की व्याख्या, धर्म के वरदान को सर्वोत्तम बताया गया है। इससे 13वें शिलालेख से हमेशा क्वेश्चन आता है कि 12वें में स्त्री महामंत्रों की नियुक्ति, सभी प्रकार के विचारों के समान की बात की गई है। 13वें में कलिंग युद्ध, अशोक का हृदय परिवर्तन और पड़ोसी राजाओं का वर्णन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस लेख में मिलता है, तो 13वें शिलालेख में मिलता है। और लास्ट अब जो शिलालेख है उसमें क्या मिलता है, धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है अशोक के। अब बात करते हैं स्तंभ लेखों की। ठीक, स्तंभ लेखों में क्या मिलता है, प्रयाग का जो स्तंभ लेख है ये कहाँ है, कौशाम्बी में स्थित था। बाद में अकबर के समय से क्या किया गया, ले आके प्रयाग में स्थापित कराया गया। दिल्ली टोपरा, ये कहाँ है, यह स्तंभ लेख फिरोजा शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। ठीक, दिल्ली मेरठ, ये पहले मेरठ में स्थित था, बाद में फिरोज शाह द्वारा क्या किया गया था, इसे दिल्ली ले आया गया था। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में की गई थी। लौरिया आर्यराज चंपारण यानी बिहार में स्थित है, और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख भी क्या है, बिहार में स्थित है, चंपारण में। और इस पे मोर का चित्र बना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि मोर का चित्र किस अभिलेख में बना हुआ है, तो लौरिया नंदनगढ़ के अभिलेख में मौर्य का उसका चित्र बना हुआ है मोर का। अब बात करते हैं कैसी व्यवस्था थी उस टाइम। देखिए मौर्य प्रशासन जो था वो क्या था, राजतंत्रात्मक था। उसके विभाग क्या थे, 18 विभाग, यानी किस किस डिपार्टमेंट में बैठा हुआ था। और विभागों के प्रमुख को क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। इसमें समानहर्ता यानी कर यानी टैक्स को जो कलेक्ट करता था उसको समाहर्ता कहते थे।
सन्निधात्र यानी कोष, यानी जो उनका फंड रहता था उसको जहाँ पे रखा जाता था उसके अध्यक्ष को क्या कहते थे? सन्निधात्र कहते थे। इससे क्वेश्चन ऐसे ही होता था कि तीर्थ किसे कहा जाता था? मौर्य काल में तीर्थ किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में तीर्थ किसे कहा जाता था? किसे कहा था? विभागों के प्रमुख को तीर्थ कहा जाता था। समाहर्ता किसे कहा जाता था? तो कर को जो टैक्स कलेक्ट करता था उसे क्या कहता था? कहा जाता था समाहर्ता कहा जाता था। ठीक। मौर्य समाज जो था पारंपरिक 4 वर्णों में विभक्त था। कौटिल्य यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र में क्या मिलता है? शूद्रों की को वार्ता यानी कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और व्यापार का अधिकार दिया गया था। कौटिल्य ने समाज में 8 प्रकार के दासों का भी उल्लेख किया है, जबकि मेगास्थनीज ने क्या कहा है कि दास का कोई प्रचलन ही नहीं था। मेगास्थनीज को ऐसे लगा अशोक के समय के समय कोई दास प्रथा है ही नहीं है। ठीक। मेगास्थनीज भले ही कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, किंतु इसे स्वीकारा नहीं जाता, क्योंकि कम से कम बुद्ध के काल से ही दासों के उत्पादन के काम में लगाया जाता था। कौटिल्य ने दास प्रथा की कानूनी वैधता को स्वीकार किया है। कौटिल्य यानी चाणक्य ने क्या माना है कि हाँ दास होते थे। अर्थशास्त्र में सूत्र को आर्य कहा गया है। क्या कहा गया है? अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें शूद्रों को क्या कहा गया है? आर्य कहा गया है। और म्लेच्छ से भिन्न माना गया, यानी अन्य 3 वर्णों से भिन्न माना गया है। आर्य शूद्र को दास बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया था, यानी जो शूद्र थे उनको दास आप नहीं बना सकते थे इस काल में। मौर्य काल में स्त्रियों को घर से बाहर जाने पर प्रतिबंध था। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अग्नि निष्कासिनी कहा है, यानी जो बाहर न निकल सके। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है। तो 7 वर्गों में। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। इस 7 वर्गों में क्या किया था? मेगास्थनीज ने अपनी किताब में बताया था कि भारत का जो समाज है वो इन 7 वर्गों में डिवाइड है। ठीक है। अब बात करते हैं मौर्य काल में न्याय प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? सम्राट यानी राजा। ग्राम स्तर पर ग्रामीण न्यायालय होता था। इसके अतिरिक्त सभी न्यायालय 2 प्रकार के होते थे, एक धर्मस्थनी और एक कंटक शोधन, यानी जो लेखा जोखा वाला काम करे उसके लिए, और एक होता था लोगों की बात सुनने के लिए। इस काल में 2 प्रकार के गुप्तचरों की व्यवस्था थी, संस्था ठीक और संचरा। संस्था यानी जो स्थिर रहते थे, कभी कभी जाते थे और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ ले आते थे, और संचरा यानी जो हमेशा घूमते रहते थे, छोटी छोटी बात राजा तक पहुंचाते थे। राजस्व का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था, जो उत्पादन का 1/6 से 1/4 था, जिसे बाद में अशोक ने घटा के 1/8 कर दिया, यानी जो भी उत्पादन होता था उसका 8वां भाग ही देना पड़ता था कर में। राजकीय भूमि से सीता नामक आय प्राप्त होती थी, मतलब जो राजा की भूमि होती थी उससे मिले हुए पैसे को सीता कहा जाता था। पाटलिपुत्र से संपूर्ण राज्य की राजधानी, पाटलिपुत्र उस नंदों के समय भी क्या थी? राजधानी थी। प्रांतों का प्रशासन वायसराय करता था, जिसे अशोक के अभिलेख में कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। ठीक है। जनपद और ग्राम के बीच एक प्रशासनिक इकाई जिसका अधिकारी गोप होता था। देखिए जनपद क्या होता था, हमने आपको बताया था, जनपद सब कुछ बताया था जब वैदिक सभ्यता बताई थी। तो जनपद और गांव के बीच का जो अधिकारी था उसको क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम मानी गई है। तो ये था आज का हमारा मौर्य साम्राज्य। और अब देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है। इससे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? तो किस वंश से था? देखिए ब्राह्मण परंपरा के अनुसार उसे शूद्र कहा गया है, और बुद्ध और जैन परंपरा के अनुसार उसे क्या कहा गया है? क्षत्रिय। तो इससे क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा कि बौद्ध परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का था? तो क्षत्रिय। इससे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ब्राह्मण
ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को किस वंश का माना गया है? तो किस वंश का माना गया है? शूद्र वंश का। चाणक्य किस वर्ण का था? तो ब्राह्मण था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। चाणक्य ने किस ग्रंथ की रचना की? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है? तो अर्थशास्त्र में राजनीतिक स्थिति का वर्णन है, ना कि उसकी अर्थव्यवस्था का। सेल्यूकस कौन था? तो क्या था? सेनापति था सिकंदर का। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले मगध का शासक कौन था? गणानंद था। और किस वंश का था? नंद वंश। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य को मगध पर साम्राज्य की स्थापना में किसने मदद की थी? तो चाणक्य ने। चाणक्य कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो कौटिल्य। चाणक्य किस वर्ण का था? ये सब हम देख चुके हैं। अब देखते हैं मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। अगर इस तरह से पूछे मेगस्थनीज कौन था और ऑप्शन देगा तो उसमें आपको ये लगाना होगा कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। ठीक। बिंदुसार ने कब से कब तक शासन किया? तो 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु पर मौर्य साम्राज्य का शासक कौन हुआ? तो अशोक हुआ। अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक कब बना? तो 273 ईसा पूर्व में। तो क्वेश्चन इसी टाइप के पूछते हैं और जरूर पूछते हैं। पूछा जाता है कि कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। मेगस्थनीज ने कितने प्रकार के समाज का वर्णन किया है? तो 7 प्रकार के समाज का वर्णन किया है। ठीक है। किस वर्ष अशोक ने राज्याभिषेक के किस वर्ष अशोक ने कलिंग विजय की थी? तो 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में उसने क्या किया था? विजय प्राप्त की थी। किस पे की थी? कलिंग पे। इस तरह से क्वेश्चन और पूछता ये है कि मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य किसे हराया था? तो सेल्यूकस हराकर किसकी पुत्री से शादी किया था? तो सेल्यूकस निकेटर को हराकर उसकी पुत्री से शादी किया था। उसके दरबार में कौन सा राजदूत आया था? तो मेगस्थनीज आया था। मेगस्थनीज की किताब का नाम क्या है? इंडिका है। तो ये था आपका मौर्य साम्राज्य। है तो बहुत बड़ा, लेकिन हमने छोटे में पढ़ा है उतना कंटेंट जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे शुंग वंश की। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? मौर्य वंश के अंतिम शासक को हरा के शुंग वंश की नींव डाली थी। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।